हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर और आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के अंतर्गत सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रोटो मीन्स फर्स्ट और जोआ का मतलब एनिमल, अर्थात प्रोटो का मतलब पहला और जोआ का मतलब एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं जो पहले इस पृथ्वी पे मिलने वाले जो जीव थे वो प्रोटोजोआ कहलाए, अर्थात इनको फर्स्ट एनिमल के नाम से जाना जाता है। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ को जब डिवाइड करते हैं तो प्रोटो एंड जोआ में डिवाइड होता है। आइए देखते हैं इनके टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स जो इनका दिया गया था, टर्म्स गोल्डफस के द्वारा दिया गया था। तो जो प्रोटोजोआ टर्म्स है, शब्द है, इस टर्म को गोल्डफस ने दिया। और बात करें इनके स्टडी की तो इसकी स्टडी को प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। प्रोटोजूलॉजी या प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत जो है इनमें हम लोग स्टडी प्रोटोजोअन्स के करते हैं। बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। तो इनके जो सामान्य कैरेक्टर्स लक्षण है वो इस प्रकार हैं कि जो ये प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक्स एनिमल। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक्स टाइप के या यूकैरियोटिक्स एनिमल्स हैं और ये डेवलप प्रकार के न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक एनिमल हैं। अब बात करें नेक्स्ट की तो ये कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह हर कंडीशंस में देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो इस तरह आप देखें तो ये एवरीवेयर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस कंडीशन में रहते हैं या ये जैसे इनकी बात करें इनके रहने की तो ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। तो ये सॉलिटरी कह सकते हैं या कॉलोनियल, अर्थात ये एकल रूप में भी रहते हैं, सिंगली भी पाए जाते हैं और ये कॉलोनियल अर्थात समूह में भी पाए जाते हैं। तो ये आपको सिंगल रूप में भी और कॉलोनी रूप में भी पाए जाएंगे। बात करें ये फ्री लिविंग्स भी होते हैं, स्वतंत्र रूपी भी होते हैं, पैरासाइट परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और सिम्बायोटिक्स अर्थात सहजीविता भी दर्शाते हैं। तो ये फ्री लिविंग का मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे फ्री, और पैरासाइट का मतलब कि जो ह्यूमंस या अदर एनिमल में रोग फैलाते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब कि जो किसी एनिमल के साथ सिम्बायोटिक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। बात करें इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, तो ये फ्रेश वाटर्स में भी पाए जाते हैं और जो समुद्री जल या मैराइन या खारा पानी में भी ये पाए जाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स भी हैं और मैराइन में भी ये देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर्स में जैसे यूग्लिना वगैरह जो है ये फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये ह्यूमंस में डिजीज भी फैलाते हैं, जैसे आपने प्लाज्मोडियम का भी नाम सुना है जो मलेरिया रोग होते हैं जिनसे। तो इस तरह से मलेरिया रोग हुआ, फिर ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस रोग हुआ। ये तमाम तरह के जो प्रोटोजोअन्स हैं ये ह्यूमन में रोग फैलाते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं फाइलम प्रोटोजोआ फर्स्ट एनिमल जिनको कहते हैं, टर्म गोल्डफस ने दिया था और ये फ्री लिविंग या पैरासाइट या सिम्बायोटिक रूप में पाए जाते हैं।
तो आइए हम लोग अगले पॉइंट पे बात करें, तो बात करते हैं बॉडी कवर्स की। तो इनके अंदर जो बॉडी कवर्स होती है, तो इनमें कुछ प्रोटीनियस लेयर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं शेल्ड के बने होते हैं। तो जो प्रोटीनियस लेयर के बने होते हैं उन्हें पेलिकल अर्थात पेलिकल्स जो पाए जाते हैं एनिमल के ऊपर कवरिंग के रूप में, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं अर्थात इनको प्रोटीनियस लेयर भी कहते हैं। और ये प्रोटीनियस लेयर अक्सर जो है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ट्रिपैनोसोमा हुआ, तो इनके अंदर ये प्रोटीनियस लेयर देखने को मिलता है। जैसे बात करें पैरामीशियम को, तो हम लोग इसको स्लीपर एनिमलक्यूल्स भी कहते हैं। यूग्लिना को हम लोग ये कहा जाता है कि ये एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिव लिंक है, बीच की कड़ी है। ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस जैसे डिजीज फैलाते हैं, तो ये इनके अंदर पेलिकल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए लेयर होते हैं। तो इस तरह से जो कवरिंग जो इनके ऊपर पाई जाएगी पेलिकल की, तो ये प्रोटीन की बनी होती है। बात करें सेल की, तो सेल जिनके ऊपर एक कवच के रूप में पाया जाता है, तो अर्सेला हुआ, एल्फिडियम, एक्टिनोफ्रेश, डिफ्यूजिया, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर सेल पाए जाते हैं, कवच पाए जाते हैं, शेल्ड के रूप में कवर बनाए रहते हैं। तो ये अर्सेला, एल्फिडियम, एक्टिनोफ्रिस और डिफ्यूजिया के अंदर बॉडी कवरिंग सेल की पाई जाती है। तो जो अर्सेला एक ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर टेस्ट पाए जाते हैं। ये अक्सर फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। एल्फिडियम के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवर पाई जाती है, ये भी जो है समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। एक्टिनोफिश जो होते हैं, ये इनके ऊपर भी एक सूर्य जैसा दिखाई देता है अर्थात कांटे जैसा, इसमें पादाब मिलते हैं, सूडोपोडिया पाया जाता है। बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियस की, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत, तो न्यूक्लियस इनमें अलग-अलग एनिमल्स में अलग-अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। जिसमें हम लोग अगर बात करें कि वन न्यूक्लियस अगर जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसको हम लोग यूनिन्यूक्लिएट्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिनके अंदर एक न्यूक्लियस हो तो यूनिन्यूक्लिएट, और दो न्यूक्लियस है तो बाई न्यूक्लिएट, और दो से अधिक हो तो उसको हम लोग मेनी न्यूक्लिएट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूनिन्यूक्लिएट्स, बाई न्यूक्लिएट्स एंड मेनी न्यूक्लिएट्स प्रोटोजोअन्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो यूनिन्यूक्लिएट्स का सिंपल एग्जाम्पल है अमीबा हुए, एंटा अमीबा, यूग्लिना एंड ट्रिपैनोसोमा। तो अमीबा, एंटा अमीबा, यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में ये एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो अमीबा हुआ इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है। एंटामीबा जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा डिसेंट्री डिजीज होता है, इसमें भी एक ही होता है। और यूग्लिना कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है। ट्रिपैनोसोमा ये डिजीज फैलाते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। बाइन्यूक्लिएट की बात करें तो बाइन्यूक्लिएट में पैरामीशियम में ये दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस। एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा। तो जो छोटा न्यूक्लियस है उसको माइक्रो न्यूक्लियस, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये डिप्लॉयड होता है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा होता है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर शो करता है। मेनी न्यूक्लिएट में ओपेलाइना या पेलोमिक्सा है, जिसको हम लोग गैंट अमीबा भी कहते हैं। गैंट अर्थात सबसे बड़ा अमीबा पेलोमिक्सा है। तो इस तरह से इन लोगों में मेनी न्यूक्लिएट्स अर्थात दो से अधिक न्यूक्लिएट्स पाए जाते हैं।
तो इस तरीके से ये कवर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट इसके कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो नेक्स्ट लोकोमोशन। तो आइए हम लोग लोकोमोशन में देखते हैं। लोकोमोशन में कुछ फ्लैजलेट होते हैं, सिलिएट होते हैं, सूडोसिलिएट एंड कुछ एनिमल में आर्गन अब्सेंट पाए जाते हैं। तो देखा जाए कि जो फ्लैजलेट एनिमल्स हैं, तो फ्लैजलेट में जिनमें फ्लैजला पाया जाता है और ये फ्लैजला के द्वारा ही लोकोमोशन करते हैं। तो फ्लैजला अगर देखा जाए तो यूग्लिना हुआ, ट्रिपैनोसोमा हुआ, ट्राइकोमोनास हुआ, मोनोसिस्टिस हुआ, तो इन सब में फ्लैजला पाई जा रही है। तो फ्लैजला के द्वारा ही ये मूवमेंट जो करने वाले एनिमल है उसको फ्लैजलेट बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास एंड मोनोसिस्टिस, ये इनमें फ्लैजला के द्वारा मूवमेंट होता है। ट्राइकोमोनास से एक डिजीज होता है जो फीमेल्स में लिकोरिया डिजीज प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से ये तीनों चारों एग्जाम्पल फ्लैजलेट्स में आते हैं। अब बात करें सिलिएट की, तो सिलिएट्स का मतलब कि जिनमें लोकोमोशन सीलिया के द्वारा होता है, तो इस प्रकार के एनिमल को हम लोग सिलिएट एनिमल बोलते हैं। तो सीलिया के द्वारा लोकोमोशन अक्सर पैरामीशियम में, बैलेंटिडियम में एंड वर्टिसेला में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये पैरामीशियम हुआ, बैलेंटिडियम हुआ, वर्टिसेला हुआ, इनमें सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। अर्थात इसमें सीलिया ऊपर कवरिंग पाई जाती है, इसके द्वारा ये मूवमेंट करते रहते हैं एक वन प्लेस टू अदर। आइए हम लोग देखते हैं सूडोपोडियल। सूडोपोडियल जो लोकोमोशन है कि ये सूडोपोडिया जैसे अमीबा हुआ, एंटा अमीबा हुआ, तो इसमें सूडोपोडिया बनता है। जो उनकी पूरी बॉडी होती है आगे, ये सूडोपोडिया कवर करते जाती है और उसके द्वारा आगे बढ़ती जाती है। सॉल जेल जैसी प्रक्रिया होती है जेली टाइप की, वो आगे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कनेक्टेड करके और उसे अपने अंदर फूड वैक्यूल्स बना लेती है। तो इस तरह से ये नए सूडोपोडिया बनते जाते हैं, जिसे हम लोग लोबोपोडिया भी कहते हैं। उसके द्वारा वो मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर। अब इस तरह से आपने देखा सूडोपोडिया। तो अब हम लोग देखते हैं आर्गन अब्सेंट। तो आर्गन अब्सेंट का मतलब कि जिनमें लोकोमोटरी आर्गन अब्सेंट होते हैं, उनको जैसे स्पोरोजोआ क्लास, जो प्रोटोजोआ के अंदर क्लास स्पोरोजोआ होते हैं, तो उनमें ये लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता है या अब्सेंट होते हैं। तो इसके अंदर स्पोरोजोआ में ये नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसमें मोनोसिस्टिड्स या प्लाज्मोडियम हुआ, इन सब के अंदर लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम को जानते हैं कि ये मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस करता है। और प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल्स एंड प्लाज्मोडियम नोवेल्सी है। जिसमें सबसे खतरनाक अगर बात करें तो सबसे खतरनाक जो मलेरिया फैलाने वाले जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम्स है। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम में देख पाए आप लोग। मोनोसिस्टिड्स जो होते हैं अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल्स में पाए जाते हैं। अर्थात इनके सेमिनल वेसिकल्स में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल्स में मोनोसिस्ट पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्लाज्मोडियम की भी कई स्पीसीज हैं जो इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे खतरनाक डेंजरस हैं, जो जिनको हो जाने के बाद
जल्दी सही नहीं होते हैं। और मोनोसिस्टिस ये सेमिनल वेसिकल साफ हुआ अर्थवर्म पाए जाते हैं। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं फ्लैजलेट के रूप में ये यूग्लिना है। जो यूग्लिना इसके अंदर जो बेसल पार्ट से फ्लैजला निकले हुए हैं और इन फ्लैजला के द्वारा ही ये लोकोमोशन शो करते हैं या इसी के द्वारा ग्लीडिंग करते हुए वन प्लेस टू अनदर ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये फ्लैजलेट हैं। और सिलिएट की बात करें तो जो पैरामीशियम के सबसे एबव पार्ट पे आप देख सकते हैं सीलिया पाई जा रही है। तो यही सीलिया इनको मूवमेंट में हेल्प करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से फ्लैजलेट एंड सीलिएट प्रकार के एनिमल आपने देखा जो फ्लैजला के द्वारा और सीलिया के द्वारा ये पाए जा रहे हैं। अब देखते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया में जो अमीबा देख सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि इनके चारों तरफ सूडोपोडिया बने हैं, जिसको सूडोपोड अर्थात फाल्स पोड कहा जाता है। तो ये लोबोपोडिया नाम से भी इनको जाना जाता है, जिनके द्वारा ये वन प्लेस टू अदर मूव करते रहते हैं। तो इसी सूडोपोडिया के द्वारा आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे से संकुचित होते रहते हैं, श्रिंक होते रहते हैं और ये मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से फ्लैजलेट टाइप के, सिलिएट टाइप के और सूडोपोडियल्स आपने देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात प्रोटोजोआ में कितने प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट, सिम्बायोटिक एंड कमेंसलिज्म। तो इस तरीके से देख सकते हैं होलोजोइक, होलोफाइट, पैरासाइट, सिम्बायोटिक एंड कमेंसलिज्म पाए जाते हैं। होलोफाइट्स की बात करें, हम लोग होलोफाइट्स बार बार याद आ जा रहा है। होलोजोइक, तो होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। क्योंकि होलोजोइक में ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स या अमीबा जो है ठोस या तरल भोजन को अंदर लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करके फिर अवशोषित करते हैं। तो इनमें ये अक्सर पाया जाता है। जैसे अमीबा है तो ये अपने सूडोपोडिया के द्वारा ये फूड पार्टिकल्स को कैच करता है और उसे निगल जाता है। उसी तरह पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा भोजन अंदर लिया जाता है और इसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा और पैरामीशियम देखने को मिलते हैं, अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन इन दोनों में पाया जाता है। अब बात करें होलोफाइट्स। होलोफाइट्स न्यूट्रिशन का मतलब कि ऐसे जीव जिनमें स्वपोषी अर्थात इनमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार के जीव को होलोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है या होलोफाइटिक एनिमल कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं यूग्लिना, आप सभी जानते हैं कि इसमें ये कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट देखने को मिलता है, अर्थात इनमें स्वपोषण भी पाया जाता है। अब बात करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब कि इनके अंदर जो पैरासाइट जो अपने भोजन के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये पैरासाइट होते हैं। तो इनका जो सिंबल होता है प्लस एंड माइनस का सिंबल
दिखाया जाता है। तो प्लस माइनस का मतलब कि जो पैरासाइटिक एनिमल्स हैं वो उनको तो फायदा होता है, लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के रूप में यूज करते हैं उनके अंदर डिजीज या रोग फैलाते हैं। तो इस प्रकार के एनिमल को पैरासाइट बोलते हैं या पैरासाइटिक एनिमल कहते हैं। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है एंटामीबा हुआ जो डिसेंट्री डिजीज फैलाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह मोनोसिस्टिस हैं जो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम हुए तो प्लाज्मोडियम ये मलेरिया रोग फैलाते हैं। और बात करें ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा जो है स्लीपिंग सिकनेस और लिस्टमानिया काला आजार रोग फैलाते हैं। तो पैरासाइटिक नेचर में ये प्लस और माइनस का सिंबल होता है, क्योंकि अपने फायदे के लिए दूसरे को निगेटिव अर्थात नुकसान पहुंचाते हैं। तो मोनोसिस्टिक, एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, लिस्टमानिया, जियार्डिया भी ये होते हैं, जो जियार्डिया, प्लाज्मोडियम, ये सभी पैरासाइट न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखने को पाया जाता है। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक की। तो सिम्बायोटिक में भी सिंबल बनता है। तो ये सिंबल प्लस प्लस का बनता है, अर्थात सिम्बायोटिक्स में एक एनिमल जो दूसरे एनिमल से अटैच्ड होता है वो बेनिफिशियली अटैच होता है, अर्थात एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अर्थात इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है, दोनों का फायदा होता है। तो इस प्रकार के एनिमल को हम लोग सिम्बायोटिक एनिमल कहते हैं। सिम्बायोटिक एनिमल अर्थात बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो सिम्बायोटिकली रूप से किसी एनिमल के अंदर अपना न्यूट्रिशन भी प्राप्त करते हैं और उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात सामने वाले को फायदा या अपने होस्ट को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा एंड कोलियोनिम्फा। तो इनमें ट्राइकोनिम्फा और कोलियोनिम्फा जो सिंपल एग्जाम्पल हैं जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ट्राइकोनिम्फा जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ गट ऑफ टर्माइट्स। तो ट्राइकोनिम्फा जो टर्माइट्स होते हैं उनके गट में ये पाए जाते हैं और ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो ट्राइकोनिम्फा जो है जीव या प्रोटोजोआ, ये टर्माइट्स के गट्स में पाए जाते हैं और ये सेलुलोज को डाइजेशन करते हैं, इसलिए इनको सिम्बायोटिक नेचर कहा जाता है। कोलियोनिम्फा, कोलियोनिम्फा ये गट ऑफ कॉकरोच, अर्थात ये कॉकरोच के गट्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्राइकोनिम्फा टर्माइट्स के गट्स में पाए जा रहे हैं और कोलियोनिम्फा ये कॉकरोच के गट में पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक जीव को फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो सिंबल बनते हैं प्लस और जीरो के सिंबल बनता है। तो प्लस का मतलब फायदा हो रहा है, जीरो का मतलब कोई नुकसान सामने वाले या होस्ट को नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो सिंबल कमेंसलिज्म का है वो एंटामीबा कोलाई में देखने को मिलता है। एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा कोलाई जो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं,
ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उनका पोषण भी होता रहता है। तो एंटामीबा कोलाई ये कमेंसलिज्म का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं और होस्ट को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन जान पाए होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा और पैरामीशियम में, होलोफाइटिक यूग्लिना में, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मोनोसिस्ट एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, जियार्डिया और प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है ट्राइकोनिम्फा एंड कोलियोनिम्फा में, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और कमेंसलिज्म एंटामीबा कोलाई में पाया जाता है, ताकि ये अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता है और सामने वाले को या होस्ट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप लोग जान पाए हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अर्थात संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, अर्थात परासरण नियंत्रण में मदद करते हैं। जो ये कोशिका के अंदर पानी की मात्रा को नियंत्रण करते रहते हैं। तो ये किसी में प्रेजेंट होते हैं और किसी प्रोटोजोआ में अब्सेंट होते हैं। तो देखा जाए तो फ्रेश वाटर फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म में प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो फ्रेश वाटर होते हैं वो वाटर हाइपोटोनिक होने के कारण ये वाटर कोशिका के अंदर चला जाता है। तो कोशिका के अंदर चला जाता है तो इसे बाहर करने के लिए ये ऑस्मो रेगुलेशन या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अर्थात वाटर अंदर जब चला जाता है तो ये रिक्तिका या वैक्यूल सिकुड़ करके ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये किसी में एक होते हैं तो किसी में दो होते हैं। तो बात करें एक की तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा में एक पाए जाते हैं और पैरामीशियम में दो पाए जाते हैं। ये दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हाइपोटोनिक वाटर जो होता है हाइपोटोनिक होता है, जिसके कारण उसके अंदर चला जाता है। और ये पैरासाइट और मैराइन्स जो प्रोटोजुअन्स होते हैं उनमें अब्सेंट होते हैं, क्योंकि उनमें ये सॉल्यूशन की कोई बात नहीं होती है। ये डायरेक्टली ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं पैरासाइट एनिमल्स। तो इनमें ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है और मैराइन फार्म में भी ये नहीं बनता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एंटामीबा है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो इनके अंतर्गत कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर फॉर्म में जो एनिमल्स होते हैं उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, क्योंकि ये बॉडी सरफेस के द्वारा ही ये रेस्पायरेशन करते रहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का लेन देन या एक्सक्रेटर करते रहते हैं। इनमें एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक जो फ्री लिविंग प्रोटोजुअन्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है, और जो एनारोबिक कंडीशन जो रेस्पायरेशन होता है वो पैरासाइटिक फॉर्म में देखने को मिलता है। अर्थात जो पैरासाइट जो प्रोटोजोआ है जो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह हैं, तो इनमें एनारोबिक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से एरोबिक जितने भी फ्री लिविंग ऐसे इन्वायरमेंट में है तो ये वायवीय श्वसन करते हैं, और जो परजीवी के रूप में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो एनरोबिक करते हैं। एक्सक्रेशन की बात करें तो इनमें एक्सक्रेशन अमोनिया का एक्सक्रेशन होता है, अर्थात ये अमोनियोटेलिक होते हैं। तो प्रोटोजोआ अमोनियोटेलिक है और ये अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं, और ये अपने जितने भी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया बाहर निकालते रहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, अर्थात इनके अंदर जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें नंबर 1 पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, अर्थात जो किसी इसमें गैमिट वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इनमें जो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का मतलब द्विविभाजन, अर्थात कोई अमीबा है, अमीबा ये प्रोटोजोअन्स। तो ये प्रोटोजोआ में जो बाइनरी फिजन अर्थात द्विविभाजन का मतलब है कि कोई एक सेल है जो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, और एक एनिमल दो एनिमल्स में फार्मिंग हो जाती है, दो एनिमल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से बाइनरी फिजन के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात इनके अंदर एक सेल से माइटोटिकली डिवीजन करके एक सेल से दो सेल बनने की प्रक्रिया ही बाइनरी फिजन कहलाती है। तो बाइनरी फिजन भी कई टाइप्स के होते हैं। ये प्रोटोजोआ में देखा जाए तो बाइनरी फिजन जो होते हैं कुछ सिंपल बाइनरी फिजन होते हैं। तो जो सिंपल बाइनरी फिजन होते हैं वो अमीबा में देखने को मिलता है, अर्थात सिंपल का मतलब ये सीधे माइटोटिक डिवीजन करते हैं और बीच से दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं, अर्थात सेल दो पार्ट में या माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब है कि कोई भी जो एनिमल्स है जैसे पैरामीशियम, इनमें कोशिका का विभाजन जो शॉर्ट एक्सिस में या चौड़ाई में हो जाता है। यहाँ पे माइटोटिक विभाजन में दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं ट्रांसवर्सली। तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं, अर्थात इसमें जो कोशिकाएं बनती हैं संरचना में लगभग एक जैसी होती हैं। तो इस तरीके से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब है कि जब कोई कोशिका है वो एसेक्सुअली रूप से या एंटीरियर से पोस्टीरियर तक लंबाई की दिशा में ये लॉन्ग एक्सिस में समानांतर विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन अक्सर यूग्लिना में मिलता है, यूग्लिना में दिखता है, अर्थात यूग्लिना हुआ और ट्रिपैनोसोमा। तो यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मिलते हैं। कुछ डाइनोफ्लैजेलेट्स भी हैं जिनके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, अर्थात इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है।
तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में यूग्लिना आप जानते ही हैं, हमने बात कर चुके हैं। तो यूग्लिना प्लांट्स जैसे कैरेक्टर भी शो करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक्स है। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट ऑर्गेनिजम्स है, अर्थात इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। और ये जो फ्लैजेला होते हैं एक बेसल पार्ट से निकले होते हैं। इनमें आई स्पॉट भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि यूग्लिना एक महत्वपूर्ण एनिमल है। तो फिर इस तरह से जो कनेक्टिव लिंक जितने भी हैं, हम लोग इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके और अच्छे से उसको समझ सकें। तो जितने भी कनेक्टिव लिंक हैं उसको हम लोग बनाएंगे। और एक काम आप लोग ज़रूर करें कि इस चैनल को लाइक और शेयर करते रहें, और अगर चैनल पे नए हों तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, जिससे आप जान सकते हैं, इससे मनोबल बना रहता है कि हाँ, ये जो व्यूअर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं ये देख सकते हैं। तो आइए अगले टर्म्स में बात करते हैं, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म न तो पूरी लॉन्गिट्यूडनली या न ही ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, बल्कि ये ऑब्लिक एक्सिस से ये डिवाइड होते हैं, अर्थात तिरछे दिशा से ये डिवाइड होते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले न्यूक्लियर डिवाइड होते हैं माइटोटिकली रूप से। तो ये भी सीरेटियम में देखने को मिलता है। तो सीरेटियम के अंदर ऑब्लिक बाइनरी फिजन मिलता है। और बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें बर्डिंग मेथड भी देखने को मिलता है। अर्थात बडिंग मेथड का मतलब है कि ये बॉडी पे, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर एक आउटग्रोथ, बड जैसे आउटग्रोथ निकलता है, जो फ्री हो करके एक डॉटर्स सेल्स में फ्री हो करके ये एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्रोटोजोआ बना लेता है। तो बडिंग की मेथड में एक आउटग्रोथ बनता है, जो कि हम लोग बड बोलते हैं। और ये बड ही सेपरेट होकर के जो पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल से सेपरेट होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में वर्टिसेला आते हैं। और वर्टिसेला एक बेल शेप्ड एनिमल है, अर्थात ये बेल के घंटी के आकार का सिंगल सेल है, जो कि ये सिंगली रूप से पाए जाते हैं। ये सिलिएट प्रोटोजोअन्स हैं। और दूसरा बात करें स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब है स्पोर का बनना, अर्थात ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, जिसमें ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पोर बनते हैं। अर्थात ये स्पोर जब एडवर्स कंडीशन, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो अपने जीवित रहने के लिए ये स्पोरुलेशन प्रक्रिया होती है, और अनुकूल जब फेवरेबल कंडीशन आता है उसमें ये अंकुरित होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये स्पोरोजोआ में, अर्थात स्पोरोजोअन्स क्लास स्पोरोजोअन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये अक्सर जैसे आप कह सकते हैं मलेरिया परजीवी वगैरह में ये मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात करें मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का मतलब है कि सिंगल पेरेंट सेल से उनके न्यूक्लियस से कई बार डिवीजन होकर के या बार बार अनेकों बार डिवीजन होकर के अनेक न्यूक्लियस बनाते हैं, और फिर साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद
ये कई डॉटर सेल्स में बदल जाती हैं या डॉटर सेल्स द्वारा एक नई कोशिका बन जाती है या एक नया एनिमल बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन मस्टिगोफोरा में देखने को मिलता है। अर्थात मस्टिगोफोरा के एनिमल्स जैसे ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना, ये जियार्डिया वगैरह में भी ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, मल्टीपल फिजन होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन विधि द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम में ये कॉन्जुगेशन विधि देखने को मिलती है, जिसमें दो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो दो सेल्स हैं, ये अस्थायी रूप से अटैच होकर के न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंजिंग करते हैं, अर्थात आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के मेथड को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन में ये दो सेल्स या दो पैरामीशियम आपस में ये न्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। तो फिर आता है गैमीटोगोनी। तो गैमीटोगोनी के अंदर प्लाज्मोडियम में गैमीटोगोनी पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम में ये देखने को मिलता है, जो प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट का निर्माण ये ह्यूमन्स के ब्लड में गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, और गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है वो ये मॉस्किटोज के इंटेस्टाइन में बनता है। तो ये गैमेटोगोनी ऐसे देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम के अंदर। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये एक मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, जो मानव में आरबीसी में मीरोजोइट बनाता है, और कुछ मीरोजोइट एसेक्सुअली डिवाइड होने के बजाय ये मैच्योर हो जाती हैं, और यही मैच्योरिटी गैमेटोसाइट्स कहलाती है। और गैमेटोसाइट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ मेल्स अर्थात जिसको हम लोग माइक्रो गैमेटोसाइट कहते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उसको माइक्रो गैमेटोसाइट्स अर्थात फीमेल गैमिट बनाती हैं। ये आरबीसी के अंदर ही रहते हैं और रक्त के या ब्लड के प्रवाह के साथ मूव करते रहते हैं।